अब हम तीनों समितियों के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं जो मेन समितियां थी, जैसे लोक लेखा समिति थी, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम समिति। तो देखते हैं लोक लेखा समिति क्या होता है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, उसके बाद हम प्राक्कलन समिति की चर्चा इसी में करेंगे। प्राक्कलन समिति, और इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे तीनों को एक साथ लेकर के सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इन तीनों को एक साथ में लेकर के हम चलेंगे कि इसमें क्या क्या एक जैसा समानता पाया जाता है और क्या क्या इसमें बारीकी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोक लेखा समिति का अगर हम बात करें तो यह लोक लेखा समिति जो होती है सबसे प्राचीन समिति है। पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, सबसे प्राचीन समिति। सबसे प्राचीन समिति है ये अंग्रेजों के समय में जब एक चार्टर बन करके आया था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 जब ये आया था तो उसी के अंतर्गत 1921 में इस समितियों का गठन किया गया था। अर्थात दूसरा पॉइंट अगर देखें तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में गठन, 1921 में इसका गठन हुआ था। प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था 1950 में किया गया था और इसमें 1956 में फेरबदल करके, ठीक है, सदस्यों की संख्या जो 25 हुआ करती थी अब वो 30 कर दिया गया। तो गठन की अगर बात करें, इसका जो गठन हुआ था ये 1950 में हुआ था, लेकिन सदस्य होते हैं 1956 में 30 कर दिए गए हैं। तो और दूसरी बात अगर हम करें तो ये पुरानी सबसे हो गई। इसकी बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति की, तो इसका गठन 1964 में हुआ था। गठन 1964 में, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन 1964 में हुआ था, है ना। अब फिर इसको देखते हैं लोक लेखा समिति में, इसकी क्या है। तो इसमें देखिए सदस्य संख्या जो होती है, इसमें तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सदस्य संख्या लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य संख्या जो इसमें होती है वो 22 होती है। कितनी होती है? सदस्य संख्या टोटल 22 होती है, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। मतलब 15 सदस्य जो हो गए वो लोकसभा के हो गए और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सदस्यों की संख्या होती है वो सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या 30 होती है और इसमें जो है इसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य निर्वाचित होते हैं इसमें, यानी कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही इसमें होते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या की बात करें, सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या इसमें भी 22 होती है। जैसे लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 थी, ठीक, जिसमें 15 लोकसभा के थे और 7 राज्यसभा के थे। उसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें भी 15 लोकसभा के होते हैं
15 लोकसभा के सदस्य और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, अगर अब इसके निर्वाचन की बात करें, 3 सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ठीक है, जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा की जाती है। और इसकी भी बात करें तो ये भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा सदस्यों का इसमें निर्वाचन होता है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें भी वही हाल है, आनुपातिक सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इसमें भी होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब एक चीज और देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लोक लेखा समिति में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, प्राक्कलन समिति में भी वही हाल हुआ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो सदस्य होते हैं उनका भी जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। हाँ, इसकी एक बात और बता दें, लोक लेखा समिति में इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं बनता है, कोई मंत्री सदस्य नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति में भी जो है कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है, कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसका भी वही है, इसमें समानता मिली। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है, मतलब जो टोटल जो 22 सदस्य होते हैं, इन 22 सदस्यों में इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं उनके सुझाव के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो मनोनीत करता है। यानी कि अगला पॉइंट अगर हम देखें तो विपक्षी दलों में से अध्यक्ष की नियुक्ति या हम ऐसे कर सकते हैं मनोनीत, ठीक, मनोनीत सबसे उपयुक्त होगा। ये जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है ना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विपक्षी दलों में से विपक्षी दलों के सुझाव पर विपक्षी दल का ही जो व्यक्ति होता है उसको जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब ये 1967 से ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है। इसमें भी क्या करता है, अगर प्राक्कलन समिति की हम बात करें तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो किसके द्वारा, वो भी किसके द्वारा बनाया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि समिति का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। तो इसमें भी वही हाल हो गया, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति या मनोनीत जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति की बात आई तो प्राक्कलन समिति का जो प्राक्कलन समिति बनाई जाती है उस प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही बनाता है उन्हीं सदस्यों के बीच में से। और विशेष करके इसमें ये है, इसमें एक पॉइंट और हमें अलग से मिलता है, ये इसका जो अध्यक्ष बनता है सत्तारूढ़ दल का बनता है, जिसकी सरकार होती है उसी दल का इसका अध्यक्ष बना, यानी कि सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष
बनाया जाता है। और इसमें क्या हुआ, लोक लेखा समिति में जो है विपक्षी व्यक्ति होता है, जो विपक्षी दलों के द्वारा सुझाव दिया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन प्राक्कलन समिति में ऐसा नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में जो है वो जो सत्तारूढ़ दल यानी कि जिसकी सरकार होती है उसी में से उसी का एक व्यक्ति जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, सार्वजनिक उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनके भी अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा ही करता है। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति यानी कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। तो उसमें हम एक चीज़ इसमें और इसमें समानता मिलती है, समानता ये मिलती है, चाहे वो लोक लेखा समिति हो, चाहे प्राक्कलन समिति हो, चाहे सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसमें अगर हम बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति की, तो इसका जो अध्यक्ष होता है तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष तो करता ही है, सब में वही कर रहा है। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कहाँ से होता है, किस सदन से होता है, ये लोकसभा का ही व्यक्ति है ना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें सभा में जो ये सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई जाती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा ही, इसी के साथ साथ वो जो अध्यक्ष बनेगा वो लोकसभा का ही सदस्य होगा। कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है लोक लेखा समिति के सदस्यों का, वो इनका ये जो आएंगे इनका कार्यकाल होगा, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और इनकी की अगर बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति की, तो इनका भी जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। कार्यकाल 1 वर्ष होता है, इसका भी कार्यकाल होता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये देखना है कि इनके कार्यों में अंतर पाया जाता है। कौन कौन से कार्य होते हैं इसका, तो हम एक ही शब्दों में कह सकते हैं, मतलब जो मेन अंतर होता है उसको हम व्याख्यायित करेंगे। लेखा समिति की अगर हम बात करें तो इसमें एक संसद का जो पदाधिकारी होता है वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी भारत की निधि का रखवाला कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है ये किसको सौंपता है, ये लोक लेखा समिति को सौंपता है। यानी कि इसमें ऐसे अगर हम कहें क्या नाम है लोक लेखा समिति के संदर्भ में कहें तो इसमें जो यहाँ लिख देते हैं लास्ट में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंपता है ना। मतलब PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति को कौन अपनी रिपोर्ट को सौंपता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता वाली समिति भी कह सकते हैं, यानी कि ये सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। ये प्राक्कलन समिति, इसका मुख्य कार्य अगर हम कार्य की बात करें तो यह फिजूल खर्ची है ना, मतलब है सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। मतलब इसका काम ये होता है कि ये सलाह के रूप में सलाह देती है, सिफारिश करती है ना, सिफारिश के रूप में कि ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्चा ना होने पाए,
इसलिए इसे अस्थाई मितव्यता वाली समिति भी कहा जाता है। इसे प्राक्कलन समिति को अस्थाई मितव्ययिता वाली समिति भी कहा जाता है ना। मतलब सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, इसलिए इसको अस्थाई मितव्ययिता वाली समिति कहा जाता है। मतलब पैसा खर्चा ना होने पाए उतना, है ना, अस्थाई, इसलिए इसको मितव्ययिता समिति कहा जाता है। ये सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। और ये है, इसका काम क्या होता है, सरकारी जो उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, इसका मुख्य कार्य होता है खर्चे के आकलन को नियंत्रित करती है। खर्चे के आकलन को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो यही है इसमें बारीकी अंतर। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो लोक लेखा समिति होती है ना, तो लोक लेखा समिति को जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट को जो है पीएसयू को देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति को अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। ये इसका मेन फैक्टर है, मेन पॉइंट है। और प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो ये सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है सरकार से, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थाई मितव्ययिता वाली समिति बोली जाती है। और अगर हम सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो है, क्या नाम है, खर्चे के आकलन को नियंत्रित करती है। ये तीनों का अलग अलग काम है। धन्यवाद।